नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ओलंपिक में झंडा गाड़ने वाले गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान रवि दहिया, महिला क्रिकेटर मिताली राज और हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह सहित 12 एथलीटों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया है। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार समारोह में सबसे पहले नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। चोपड़ा 7 अगस्त को टोक्यो खेलों में 27.58 मीटर के प्रयास के साथ एथलीट्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। खेल रत्न पाने वाले अन्य खिलाड़ियों में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और ओलंपिक रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया शामिल हैं। रेसलर रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, नीरज चोपड़ा और रवि दहिया की ये तस्वीरें, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पूरे विश्व में भारत और प्रदेश का नाम रोशन किया। तो वही मारुति के प्लांट को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि खरखोदा में मारुति प्लांट के लिए 900 करोड़ जमीन की रेट की बात फाइनल हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम और मानेसर की प्रोडक्शन को बढ़ाकर खरखोदा में भी प्लांट लगेगा। साथ ही ग्रेसिल पेंट कंपनी के लिए भी पानीपत में प्लांट लगाने की बात फाइनल हुई है। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा है कि पानीपत में 70 एकड़ में पेंट कंपनी का प्लांट लगेगा। सीएम ने कहा है कि नौकरियों में 75% आरक्षण पर चर्चा हुई थी, जिनमें 50,000 सैलरी कैटेगरी की लिमिट को 30,000 कैटेगरी तक रखा गया था। एक बैठक थी हरियाणा पब्लिक एंटरप्राइज बोर्ड की और उसमें हम हर महीने 1.5 महीने बाद रेगुलर इंटरवल के ऊपर ही मीटिंग करते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स की प्रोजेक्ट्स, कहीं छोटे प्रोजेक्ट, कहीं मेगा प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट के बारे में विचार करके उनको स्पेशल कंसेशंस जो डिमांड करते हैं और जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से उनसे नेगोशिएट करके और हम देते हैं। आज 2 उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन के लिए भी और कुछ कंसेशन जो हमारे से मांगे थे वो पॉलिसीज हमने दोनों क्लियर कर दी हैं। एक उसके अंदर मारुति उद्योग खरखोदा के अंदर 900 एकड़ ज़मीन, क्योंकि कुछ रेट्स की बातें चल रही थी, आज हमने वो फाइनल कर दिया है। कुल मिलाकर के 2 करोड़ और 96 में से 10% कम, 296 का रेट है, लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन है 10% कंसेशन का। वो विद इन 45 डेज अगर पैसा देते हैं तो 10% रिबेट, इस तरीके से फाइनल हो गया है। और बाकी उनको कुछ कंसेशंस हमने जो हमारा SGST होता है उसमें रीइंबर्समेंट होती है, तो वो हमने 15 साल के लिए उनको SGST की रीइंबर्समेंट दी है और ताकि वो उनको एक कंसेशन रहे। नया प्रोजेक्ट खरखोदा में उनका ये लगेगा और लगता है 2 या 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट को वहाँ ले जाएंगे। जो उनकी प्रोडक्शन यहाँ पहले गुड़गांव और मानेसर में चल रही है उसको और बढ़ा करके और उस प्रोडक्शन को करेंगे और एक प्रकार का हमारा ऑटो उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है, वो और आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रोजेक्ट है ग्रासिम पेंट्स का। ग्रासिम पेंट्स की बातचीत पहले रोहतक में चल रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको रॉ मटेरियल पानीपत में ज़्यादा मिलता था और उन्होंने एक्सचेंज किया है। उस एक्सचेंज में भी कुछ शर्तें और नई जोड़ी गई हैं, जिसमें से उनको भी जो कंसेशन देने थे कुल मिला के उसको भी हमने फाइनल कर दिया है। कितने एकड़ पर है? 100, उनका 70 एकड़ के ऊपर वो इंडस्ट्री पेंट की वहाँ लगेगी। और तीसरा एक प्रोजेक्ट रेलवे के पार्ट्स बनाने के लिए भी एक ऑफर आई है, उसको फाइनल अभी बाद में करेंगे, लेकिन रोहतक में एक उस उद्योग का भी आज बातचीत प्रारंभिक हुई है। ऐसे 3 बड़े प्रोजेक्ट थे जिसके लिए आज तक। तो वही राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में दीपावली पर खराब हुई फिजा ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इसके मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वो घर में रहें। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय को गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों के उपयोग को कम से कम 30% तक करने के यहाँ पे निर्देश जारी किए गए हैं। सुबह दिल्ली की हवा का औसतर AQI 499 रिकॉर्ड किया गया, जो कल से भी खराब दर्ज किया गया है। दिल्ली ने अपना 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांकन यानी कि AQI 471 दर्ज किया है और ये AQI 4 बजे का है। गुरुवार को AQI 411 दर्ज किया गया। शुक्रवार को 2 इलाकों में एयर क्वालिटी 700 से अधिक दर्ज किया गया। हालांकि औसत तौर पर
ये आंकड़ा 360 पर है। इसके अलावा राजधानी के कई इलाकों में रेड जोन में बने हुए हैं। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा और 51 और 100 को संतोषजनक, 101 और 200 को मध्यम, 201 और 300 को खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 को गंभीर माना जाता है। तो लगातार AQI में इजाफा देखने को मिल रहा है। पॉल्यूशन से बड़ी सुबह में हम लोग ये सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है और मेनली ऐसा लगता है कि पराली जलाने से पॉल्यूशन है। और सब सरकारों को, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इवन दिल्ली सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए पॉल्यूशन कम करने के लिए। भाई मॉर्निंग में जो पॉल्यूशन से गला ख़राब रहता है, आंखें जलने लग जाती है और सुबह विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग वॉक करना बहुत परेशानी का कारण है। हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऐसा सुझाव है कि अगले 3-4 दिन तक घर से बाहर ना निकले और अपनी सेहत का लोग ध्यान रखें। मतलब मेरा अपना ओपिनियन है कि भाई जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकारों को ठोस कदम उठाने चाहिए, उसके लिए उनको अपनी इच्छा शक्ति भी दिखानी चाहिए और उसको काम करना चाहिए उस पर। देखिए, जब दिवाली नहीं थी उससे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, आसमान साफ था, टाइम से धूप भी निकल जाता था, सनलाइट भी हो जाता था। लेकिन जब से दिवाली आई है और उसके बाद से मतलब मौसम ख़राब ही होता जा रहा है। मतलब डेली मैं तो देखती हूँ तो इतना फॉग टाइप का लग रहा है, तो और थोड़ी सी आंखों में जलन सी भी कभी कभी होती है। पॉल्यूशन तो आप जैसा देखते हैं दिल्ली में एवरी ईयर आप दिवाली के बाद देखें तो पॉल्यूशन बढ़ ही जाता है, क्योंकि सरकार कितना भी मना करे कि आप पटाखे नहीं चलाएं, बट लोग चोरी छुपे तो पटाखे चलाते ही हैं। उसके बाद दूसरा एक है पराली का, जो दिवाली के बाद पराली जलती है, जैसे पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। पहले तो हम यहाँ आते थे तो काफ़ी अच्छी धूप मतलब रहती थी और हमें अच्छा लगता था वॉक करना, बट अभी इस दिवाली के बाद तो हमें धूप भी नसीब नहीं होता है और लोगों को उससे परेशानी भी है। पॉल्यूशन है तो इससे तो हेल्थ इफ़ेक्ट होता ही है। और पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि आँखों में चुभन होने लगी है, सांस में तकलीफ़ होने लगी है और सुबह सुबह जो है ये पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर हमें यहाँ मिल रहा है, पर्टिकुलरली दिवाली के बाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विषय बड़ा गंभीर है और हम सभी सरकारों को एकजुट होकर, जैसे कि एक कंट्री का नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू होता है, देन ऑल बिकम टुगेदर, सभी एक साथ होकर, एकजुट होकर निर्णय लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं, उसी तरह से हमें इस पे कार्रवाई करनी होगी सभी को मिलकर, बिकॉज़ ये अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है और इतनी तकलीफ़ होने लगी है, चुभन सी होने लगी है, आँखों पर एक चुभन होती है। इवन पानी के जब छींटे मारते हैं उसके बाद भी वो रिलीफ नहीं मिलता। और हम जब महंगे महंगे इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, एयर प्योरीफायर भी ले रहे हैं, बट वो ऐसा असर नहीं आता है जो कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। एक्चुअली सबके, मेरे यहाँ तो सबके गलों में बहुत दर्द हो रहा है एंड सांस लेने में बहुत दिक्कत भी हो रही है और ऊपर से हम मास्क लगा के रखते हैं। सो क्या हो रहा है कि इट्स गेटिंग सफोकेटिंग। डेफिनेटली पॉल्यूशन बहुत है, ये सब हम ही सबकी देन है। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ गए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम ने साथ ही ये भी कहा है कि सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली के सीएम के साथ ही ये भी कहा है कि 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई सभी कामों पर रोक लगा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा है और जो डेटा दिखाता है कि 30 सितंबर तक दिल्ली की हवा लगभग साफ़ थी, सेटिस्फैक्ट्री रेंज में थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे था, जो कि सेटिस्फैक्ट्री रेंज मानी जाती है। और 30 सितंबर के बाद से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और ये जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से जो पराली जलने की वजह से किसान मजबूर होकर जो पराली जलाता है वो जो आ रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल फिज़िकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिज़िकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं।
ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो वही पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार का काम सिर्फ किसानों को कोसना है। उन्होंने कहा है कि किसानों के अलावा और भी कई विषय हैं जिनसे पॉल्यूशन बढ़ता है। वही सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में पराली जलाने के 183 और पंजाब में 3200 मामले सामने आए हैं। बहुत ज़बरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है उनका कि आप हर बार किसान को ही पिटते रहते हो, जबकि किसान के अलावा और इतने सारे विषय हैं जिसमें से प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के ऊपर आप बोलते नहीं हैं। यानी किसानों वाली फॉगिंग पराली, उसका तो हमने खूब प्रबंध किए हैं। हमने मशीनें भी बांटी हैं, हमने उनको जुर्माने भी लगाए हैं, हमने 1000 रुपया प्रति एकड़ उनको इंसेंटिव भी दिया है। हम जितना कर सकते हैं पर्याप्त किया है। बल्कि हरियाणा का और अगर पंजाब का देखें तो पंजाब और हरियाणा की पराली में कम से कम 20 गुना ज़्यादा पंजाब के अंदर पराली जलाई गई है। हमारे पास डाटा रोज़ आ रहा, आंकड़े आ रहे हैं। हमारे यहाँ 183 केस हुए हैं पराली जलाने के और वहाँ 3200 बल्कि इससे भी ज़्यादा केसेस जो है पराली जलाने के, क्योंकि अब तो सारा सैटेलाइट उसको वो पिक्चर लेता है और उस पिक्चर के आधार के ऊपर ही काउंटिंग होती है, जाके काउंटिंग नहीं करनी पड़ती। कहाँ हमारा 183 केसेस आए हैं, उनके लगभग 3500 केसेस आए हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं क्या नहीं, हम 183 केसेस जो आए हैं ये भी आगे ना आए इसका प्रबंध करेंगे। सर एक CSR की आप बैठक क्या उद्योगपतियों से बातचीत हुई, उनका नाराजगी जो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हमने उद्योगपतियों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो आपसी बातचीत में सहमति बनी, उसी आधार पर हमने जो 50,000 रुपये की लिमिट थी प्रति व्यक्ति की आय का, उसके ऊपर लागू किया था। लेकिन उसमें से उसको कम करके हमने 30,000 रुपये प्रति मास ये कर दिया है और इससे सब संतुष्ट है। मुख्य रूप से तो मारुति के लोगों को इसमें ज़्यादा एतराज़ था और आज आप देख लेंगे मारुति ने नए उद्योग लगाने की सहमति दी है, तो उसके बाद ही दी है। हमारा नोटिफिकेशन भी हो गया, सब हो गया है और जनवरी में ये ठीक से सब जगह लागू हो जाएगा। तो वही डेंगू और मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार हर कदम उठा रही है, हर संभव कदम उठाया जा रहा है और इस दिशा में सरकार अब ग्राम पंचायतों को फॉगिंग मशीन भी उपलब्ध करवा रही है ताकि गांव-गांव में फॉगिंग करवाकर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। प्रदेश सरकार के इस कदम के बाद पंचायती स्तर पर फॉगिंग मशीनें बांटने वाले हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पानीपत और सोनीपत में ग्राम पंचायतों को फॉगिंग मशीनें वितरित की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि डेंगू के खिलाफ हरियाणा बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी 22 जिलों में फॉगिंग मशीनें बांटी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में रेगुलर फॉगिंग करवाई जाएगी। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना महामारी की तरह डेंगू मलेरिया के खिलाफ भी जागरूक होकर लड़ाई लड़ें। मशीनों का हमारा कांटेक्ट हुआ था, 5000 फॉगिंग मशीनों का गांव-गांव में भेजेंगे। वो आज से भेजनी शुरू कर दी हैं और चूँकि अभी जैसे मौसम भी इस टाइप का हो गया है, जैसे डेंगू भी है, तो डेंगू के समय में जल्दी जल्दी बढ़ जाए और इसका फॉगिंग का जो विषय है मच्छर मारने के नाते से वो काम आएगा, बीमारी ना फैले, तो इसके लिए प्रबंध किया गया। हरियाणा में 5000 ऐसी ग्राम पंचायत फॉगिंग मशीन हमने सरकार बनते अनाउंस किया। जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबल हो रही है, वैसे वैसे 22 के 22 जिलों के प्रत्येक गांव तक
इस सुविधा को हम पहुँचाएंगे। ऑलरेडी 500 फॉगिंग मशीन आज 22 के 22 जिलों में डिलीवर हो चुकी है। एक एक करके जैसे जैसे अगला लॉट आएगा उसी स्पीड के साथ उनको प्रत्येक गांव तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्राथमिक तौर पर सारे वीडियोज़ की ड्यूटी लगाई है। जिस गांव की मशीन है केवल मात्र उसी में नहीं, साथ लगते हुए गाँव के अंदर राशनिंग करते हैं। तो वही किसान आंदोलन पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसान आगे आए, बातचीत मैं करवा दूंगा। सरकार तैयार है, वो तैयार हो, बातचीत तो मैं करा दूंगा। आज तक हमने बारी बारी कहा, इवन सरकार ने जो आपके सोनीपत में एक कमेटी बनाकर हाई पावर भेजी, जब जत्थेदारी उससे बातचीत नहीं करने आई, मंशा साफ हो चुकी कि उनका लक्ष्य सरकार से बात कर कर कोई अपनी बात मनवाना नहीं, माहौल ख़राब करना है। और आज नजरिया आप देख लें, प्रदेश भर ही नहीं देश भर के अंदर इस प्रकार से गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और आज के दिन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही है, अपने आप इस आंदोलन को भी नुकसान करता है और सामाजिक हमारी जो भावनाएं हैं एक दूसरे की उसको। शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। शिक्षा मंत्री गुर्जर ने कहा है कि ये जनहित में किया गया गठबंधन है। हरियाणा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं आया था। उन परिस्थितियों में दोनों पार्टियों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन किया, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए किया गया गठबंधन है। किया गया गठबंधन है। किसी भी पार्टी को जिस प्रकार से बहुमत नहीं मिला था, उन परिस्थितियों में दोनों पार्टियों ने मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार काम कर रही है और वो आज सबके सामने इम्प्लीमेंट होने भी लग रहा है धीरे धीरे। और जनहित में बहुत अच्छा काम दोनों पार्टियां मिलके वर्तमान सरकार ये बहुत अच्छा काम करने लग रही है। तो ये किसी व्यक्तिगत स्वार्थों में नहीं बल्कि जनहित के लिए। तो वही कल्पा गुर्जर ने कहा है कि बीजेपी ने एलनाबाद में अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां वोट का प्रतिशत बढ़ा है। जिस तरह से वहां अव्यवस्था फैलने की कोशिश की गई थी, उसके बावजूद बीजेपी जेजेपी प्रत्याशियों को अच्छी संख्या में वोट मिले हैं। तो उसमें जहां बीजेपी की सरकार थी वहां निश्चित तौर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सरकार की रही, चाहे मध्य प्रदेश है चाहे आसाम है, वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो सामने आया है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में ये सीट कभी हमारे पास रही नहीं, लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार से जितना वोट हमारा बढ़ा, लगभग 9-10% वोट बढ़ा, और कांग्रेस जिस प्रकार से धराशायी है बिल्कुल पूरी तरह से, तो मैं समझता हूँ कि आम जनता में भी मैसेज है कि आने वाली सरकार जो अगली भी है वो भी बीजेपी की है, क्योंकि लोग जो है वो बीजेपी के काम से पूरी तरीके से। तो वही हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमें आज़ादी एक लंबे संघर्ष और कुर्बानी के बाद मिली है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कहना है कि हमें आज़ादी 1947 में भीख में मिली है, तो ये ठीक नहीं है। जो बयान था 47 की आज़ादी बड़े लंबे संघर्ष के बाद मिली थी और बेगिनत कुर्बानियों से बड़े से बड़ी कुर्बानियाँ हुई। बहुत सारे लोगों को पता है, फांसी पे भी बहुत लोग टूटे, लड़ाई भी रहते, जेल में भी रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके गांव और नाम का पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करी और अपना जीवन भी कुर्बान किया और सारे जीवन रहे। तो ये कोई आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, लंबी लड़ाई से मिली है। 1857 में पहला जो आज़ादी की युद्ध शुरू हुआ वो हरियाणा की भूमि से ही, अम्बाला से हुआ था। मंगल पांडे ने जो बगावत की फौज के खिलाफ और चंद घंटों में मेरठ पहुंच गया था और वो फिर पूरी शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो वो ऐसा बयान कि 47 में जो है आज़ादी भीख से मिली है, ये स्वीकार। डीएपी खाद की किल्लत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में एक तरफ तो सरकार कह रही है कि खाद की कोई भी कमी नहीं है, तो वही दूसरी तरफ खाद लेने के लिए किसान और महिलाएं लंबी लंबी कतारों में लगी रहती हैं। और क्या कुछ कहा भूपेंद्र हुड्डा ने, हम आपको सुनाते हैं।
ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की सरकार, जो पेट्रोलियम के भी रोज़ कीमत बढ़ते हैं और हरियाणा में जो वैट कम किया है हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो नाकाफ़ी है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ वैट का लेवल जो है वो लाना चाहिए जो हमारे समय में था। और जो बयान इनके आते हैं, मंत्रियों के भी आते हैं और भी, कि खाद की कोई कमी नहीं, खाद की कमी नहीं तो लंबी लाइनें कैसे लगती है। हमारी बहन बेटियां लंबी लाइन में खड़ी होती हैं, पूरे पूरे दिन खड़ी होती हैं, जब एक कट्टा मिलता है। तो ऐसी किल्लत, ऐसी दुर्गति किसान की, गरीब आदमी की, मध्यवर्गीय लोग की कभी पहले नहीं देखी गई जो इस सरकार में हुई है। ये विफल सरकार है, जनहित का कोई सरकार फैसला नहीं लिया इन्हें, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट करना जानते हैं, काम नहीं जानते, लोगों की तकलीफ नहीं समझ सकते। मैनिफेस्टो है जो 19 का इनका, 14 का बीजेपी का हरियाणा का और 19 का जेजेपी का और बीजेपी का, आप मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो एक भी वायदा ऐसा नहीं जो इसने पूरा किया हो। इन्होंने कहा था एमएसपी की गारंटी होगी, कहाँ एमएसपी मिल रही है, बल्कि ये कहा था हम बोनस देंगे अलग अलग। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, वो आज किस चीज़ में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, अपराध में। और जो आप देख रहे हैं इतनी किल्लत, गरीब आदमी की तो इतनी किल्लत है कि उसका तो जीना दुर्लभ हो गया है। रसोई इतनी महंगी है कोई इसकी, किसान की लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, किसान बर्बादी के कगार पे है, व्यापारी को व्यापार ठप है उसका। तो कोई भी सरकार से वो नहीं है, संतुष्ट नहीं है। चलिए, तो हरियाणा विशेष में बस फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।